शंभू मामा ने पूछा। भगवान भली करे शारदा बहन, बेटी सुमन सयानी हो गई है, अब तो इसके हाथ पीले करने की सोचो। शंभू भैया, योग्य लड़का ढूंढो। मैं क्या इसकी शादी को मना कर रही हूँ? भगवान भली करे शारदा बहन, अगर यही बात है तो मैं आज से ही इस काम में लग जाता हूँ। शारदा अक्सर बीमार रहती थी। बेटी की शादी की चिंता उसे भी कम न थी, मगर वह अपने ठीक होने का इंतजार कर रही थी। वह जल्दी ठीक होना चाहती थी, लेकिन भगवान था कि उसे कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से शारदा की तबीयत काफी बिगड़ जाती है और वह जिंदगी की उम्मीद खो बैठती है और कहती है, शंभू भैया, अब मैं ना बच पाऊंगी। अब सुमन के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। अरे भगवान भली करे शारदा बहन, तुम इसकी चिंता मत करो, बस अपने बारे में सोचो। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। पर बेचारी शारदा की तो तकदीर ही खराब थी। शंभू मामा की लाख कोशिशों के बाद भी दिन पर दिन उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। फिर एक दिन बिस्तर में पड़ी आंसू बहाते हुए वह सुमन से कहती है, दुनिया में मेरे जैसी बदनसीब माँ कोई और ना होगी सुमन बेटी। तेरी शादी अपनी आंखों से देखती तो आत्मा शांत हो जाती मेरी। ऐसा मत कहो माँ, मेरी शादी तुम ही करोगी। मेरी शादी देखे बिना तो तुम मर ही नहीं सकती। यह कहते कहते सुमन रोने लगती है और तभी शारदा की सांसें पूरी हो जाती हैं। माँ को बेजान पड़े देख सुमन का तो मानो कलेजा ही फट पड़ता है और वह दुखी होकर कहती है, माँ, ए माँ, बस इतना ही साथ निभाना था क्या बेटी का? अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? अरे भगवान भली करे बेटी, अब रोकर क्या होगा। माँ तो चली गई, पर ये मामा तो है ना। अब तो माँ और मामा दोनों मैं ही बनूंगा तेरा। शारदा की मौत के कुछ ही दिन बाद शंभू मामा सुमन से कहते हैं, अरे भगवान भली करे सुमन बेटी, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं मामा? अभी तो माँ को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और आप... भगवान भली करे, लड़के वालों को जबान दे चुका हूँ, अब और नहीं टाल सकता। अगले दिन लड़के वालों का आना तय हो जाता है तो शंभू मामा सुमन से कहते हैं, भगवान भली करे सुमन बेटी, मेहमानों के लिए खाना जरा लजीज बनाना। ऐसा खाना बनाना जिसे खाकर मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएं। ठीक है मामा जी। सुमन शंभू मामा को यह कह तो देती है, मगर फिर अचानक गहरी चिंता में पड़ जाती है। साथ ही उसे अपनी माँ की याद हो आती है। शारदा रसोई में थी और सुमन से कह रही थी, सुमन बेटी, अब तो खाना बनाना सीख लो। कल को ससुराल जाओगी तो खाना बनाना पड़ेगा ना। ओ माँ, मैं क्या अभी ससुराल जा रही हूँ? जब ससुराल जाने का समय आएगा तुमसे खाना बनाना सीख लूंगी ना। तू तो सच में बड़ी बुद्धू है। अरे तब तक मैं मर खप गई तो फिर किससे सीखेगी खाना बनाना? तुम कभी नहीं मरोगी माँ। माँ की यह बात याद कर सुमन रोने लगती है और तभी उसकी सहेली सुशीला का फोन आ जाता है और वह पूछती है, हेलो सुमन, कैसी हो? सुशीला, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम अभी के अभी मेरे घर चली आओ बस। सुमन के यह कहते ही सुशीला उसके घर चली आती है और सुमन अपनी सहेली को अपनी समस्या बताते हुए कहती है, सुशीला, अब लड़के वालों के लिए खाना तुम्हें ही बनाना होगा। सुमन, पर तुम्हारी तरह ही मुझे भी खाना बनाना नहीं आता है। हाँ, पर मुझे चाउमीन अच्छे से बनाना आता है। तो ठीक है, तो चाउमीन ही बना दे। सुमन के कहने पर सुशीला चाउमीन बना देती है, मगर जब शंभू मामा को खाने में चाउमीन के सिवा कुछ और नजर नहीं आता तो वह सुमन से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, राम भली करे, ये क्या सुमन बेटी, क्या मेहमानों को बस ये चाउमीन ही खिलाओगी? अरे कुछ और भी तो बना सकती थी। माफ करना मामा जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये चाउमीन भी सुशीला ने बनाए हैं। यह सुनकर तो शंभू मामा अपना माथा पीट लेते हैं और बड़बड़ाते हुए कहते हैं,
अब भगवान भली करे, क्या कर लेना आजकल की लड़कियों का। गृहस्थी बसाने की उम्र हो जाती है पर खाना बनाना नहीं सीख पाती। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। किस्मत से लड़के का पिता महेश शंभू मामा का पुराना मित्र था, इसीलिए वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। वह महेश को फोन कर कहता है, अब भगवान भली करे बे महेश लाला, तुम बेटे मनोज और भाभी कांता के साथ कब पहुंच रहे हो? अरे बस यार 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो फिर खाने में क्या क्या बनवा दूं? कोई पसंद हो तो बता दो। भाई मनोज और कांता को तो चाउमीन खाने का शौक है, बाकी तुम जो चाहो बनवा देना। कुछ देर बाद महेश अपने बेटे और पत्नी के साथ सुमन के घर पहुंच जाता है और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे राम भली करे भाभी, जरा चाउमीन तो खाकर बताइए कैसी है। वाह जी भाई साहब, चाउमीन तो बड़े ही जायकेदार है। किसने बनाई है इतनी जायकेदार चाउमीन? राम भली करे भाभी, अब इस घर में सुमन के सिवा है ही कौन जो खाना बनाए। मनोज और कांता को सुमन बहुत पसंद आती है और फिर मनोज और सुमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन कांता सुमन से कहती है, बहू, अब तुम आ गई हो तो रसोई तुम ही संभालो। सुमन जैसे ही यह सुनती है उसका कलेजा धक धक करने लगता है। वह बहुत घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, हाय, अगर इनको कहूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो पता नहीं क्या गजब होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सुमन यह सोच ही रही होती है कि तभी महेश बीच में आ जाता है और कहता है, कांता, अभी बहू रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। पर क्यों जी? क्या इसके लिए भी कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? बात तो कुछ ऐसी ही है। अरे वो पंडित जी ने पत्रा देखकर कहा है कि अगर नई बहू 21 सोमवार व्रत रखे और फिर रसोई में प्रवेश करे और उसके बाद अपने हाथों से खाना बनाकर अपने सास ससुर को खिलाए तो उससे क्या होगा जी? उसके घर में धन संपत्ति आएगी और हम दोनों की आयु लंबी होगी। यह बात है, तो अब बहू 21 सोमवार के बाद ही रसोई में प्रवेश करेगी। तब तक रसोई मैं संभाल लूंगी। यह सुनकर तो जैसे सुमन की जान में जान आ जाती है। वह भगवान का शुक्र मनाती है। पर इस बात को कांता तो मान जाती है क्योंकि वह धार्मिक विचारों वाली थी। लेकिन मनोज, जो आधुनिक जमाने की सोच रखता था, उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो पाती। वह एक दिन काम से घर आता है तो सुमन से कहता है, अरे सुमन, आज तो चाउमीन बना दो। आज तो मैं तुम्हारे हाथ के बने चाउमीन ही खाऊंगा। पर माँ जी ने तो अभी रसोई में जाने से मना किया है ना। हाँ बेटा, कहो तो मैं बना लाती हूँ चाउमीन। पर आज तो मैं इसके हाथ से बने चाउमीन ही खाऊंगा, बोल दिया बस। मनोज की ऐसी जिद देख कांता चुप हो जाती है और सुमन रसोई में जाकर चाउमीन बनाने लगती है। बेचारी जोड़ तोड़ कर सब्जियां काटती है और ज़रूरत से ज़्यादा चाउमीन उबाल देती है। इस तरह चाउमीन की जगह चाउमीन का हलवा तैयार हो जाता है, जिसे देख वह कांपने लगती है। अरे चाउमीन हुआ कि बीरबल की खिचड़ी, ले आओ ना। अभी लाई जी। सुमन चाउमीन लेकर आती है तो उसे चखते ही मनोज और कांता दोनों थू थू करने लगते हैं। उन्हें सुमन पर बहुत गुस्सा आता है। थू 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 थू, ये क्या बना दिया? क्या चाउमीन ऐसे होते हैं? लगता है इसे खाना बनाना ही नहीं आता। अब मैं इसे अपने घर नहीं रख सकती। यह सुनकर सुमन रोने लगती है और तभी महेश और शंभू मामा वहां आ जाते हैं। भगवान भली करे भाभी, मैंने महेश को पहले ही बता दिया था कि हमारी सुमन को खाना बनाना नहीं आता। तो क्या हुआ, खाना बनाना सीख तो सकती है ना। उसमें बहू को घर से निकालने वाली क्या बात हुई? यह सुनकर महेश मनोज और कांता दोनों को समझाता है और उसकी बात वे समझ जाते हैं। कांता सुमन से कहती है, मैं भी तो इसकी माँ ही हूँ, मैं सिखाऊंगी इसे खाना बनाना। भगवान भली करे भाभी, बस ऐसे माँ बनी रहना, मेरी बच्ची का जीवन संवर जाएगा। फिर कुछ दिनों में सुमन खाना बनाना सीख जाती है और सुमन सबके लिए चाउमीन बनाती है, जिसे खाकर सभी सुमन की खूब तारीफ करते हैं। शारदा के 3 बेटे थे, दिनेश, महेश और सोहन। उसके 2 बड़े बेटे पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पर लग गए थे
और खूब अमीर थे, इसलिए उन दोनों की शादी बड़ी ही अमीर लड़कियों से हुई थी। वहीं शारदा का तीसरा और सबसे छोटा बेटा सोहन बस 12वीं पास था। उसका काम धंधा कुछ अच्छा नहीं था, इसी कारण उसकी शादी बहुत ही गरीब लड़की से हुई थी। उसकी अमीर बड़ी बहुएं रेखा और पूजा महारानियों की तरह रहती थी और सबसे छोटी गरीब बहू आरती घर में नौकरानी सी बन गई थी। अरे मम्मी जी, जब घर के सब काम करने के लिए यह गरीब आरती है तो फिर नौकरों की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, आज ही सब नौकरों की छुट्टी कर दो। अगर मेरी अमीर बहुओं की यही इच्छा है तो मैं भला इनकार क्यों करूं? गरीब बहू घर के काम करेगी तो नौकरों का खर्चा तो बचेगा ही ना। शारदा उसी दिन से सब नौकरों की छुट्टी कर देती है और उनकी जगह गरीब बहू आरती नौकरानी बनकर घर के सब काम करने लगती है। मम्मी जी, बहुत भूख लगी है, जरा जल्दी खाना मंगाओ ना। पता नहीं यह गरीब देवरानी खाना बनाने में इतनी देर कैसे लगा देती है। आरती, अरे ओ मेरी गरीब बहू आरती, खाना पकाते पकाते खाने से चिपक गई है क्या? जरा जल्दी से खाना लेकर आना। आरती खाना लगाते हुए बोली, लो माँ जी खाना। इतनी देर कैसे कर दी? सारे बर्तन जूठे पड़े थे, इसलिए उन्हें धोने में समय लग गया। आरती सुबह से शाम तक काम में लगी रहती। सबसे पहले उठते ही पूरे घर की साफ सफाई करती, फिर बर्तन करती और उसके बाद रसोई में जुट जाती। गरीब बहू नौकरानी बनकर काम करती तो अमीर बहू रेखा और पूजा देर तक सोती रहती और जैसे ही जागती आरती को आवाज देने लगती। आरती, अरे ओ मम्मी जी की गरीब बहू आरती, जरा मेरे लिए चाय तो लेकर आना। आरती रेखा को चाय देकर आती तो पूजा की आवाज सुनाई देती, अरे कहाँ मर गई, मेरे लिए एक कप कॉफी तो बना कर लाना। अभी लाती हूँ दीदी। दीदी की बच्ची, जल्दी से लेकर आ। बस थोड़ा रुको, अभी लेकर आती हूँ दीदी। सुबह से शाम हो जाती पर आरती को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। काम में समय का पता ही नहीं चलता। रात सबको खाना खिलाकर सोने जाती तो शारदा बुला लेती और कहती, बहू, अरे ओ आरती बहू, जरा थोड़े पैर तो दबा दे, बड़े दुख रहे हैं। सास के पैर दबाते दबाते आरती का शरीर दुखने लगता। फिर सोहन के घर आने से पहले ही थक कर चूर हो जाती और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो जाती। सोहन अपनी पत्नी की हालत को अच्छे से समझता था, इसलिए उसे कभी परेशान नहीं करता था। आरती, सो गई क्या? बस अभी लेटी थी, पता नहीं लेटते ही कैसे आंख लग गई। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। रहने दो, खाना मैं खुद ले लूंगा। तुम सारा दिन काम करके थक गई होगी, आराम से सो जाओ। एक दिन आरती सोकर उठती है तो उसे तेज बुखार चढ़ाता है। वह रसोई में जाकर किसी तरह साफ सफाई करके बर्तन धोने लगती है तो उसकी कपकपी बंध जाती है। उफ, इस बुखार ने तो जान ही निकाल दी। मुझसे तो आज खाना बन ही नहीं पाएगा। हाय, क्यों ना माँ जी से कह दूँ कि आज खाना रेखा और पूजा से बनवा ले। यही सोचकर आरती बुखार से कांपते हुए शारदा के पास जाती है और लगभग रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, आज खाना मुझसे न बन पाएगा, इसलिए खाना रेखा और पूजा दीदी से बनाने को कहिए ना। यह सुनकर शारदा की दोनों अमीर बहुएं रेखा और पूजा बहाने बनाने पर उतर आती हैं। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं मम्मी जी, फिर मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? और मैं क्या नौकरानी हूँ जो खाना बनाऊं? मम्मी जी, इससे कहो बीमारी का बहाना बनाना छोड़ खाना बना ले। हाँ। उन दोनों की बातें सुनकर शारदा आरती का दुख समझ उस पर अपना प्यार दिखाने की बजाय उसे सताने पर उतर आती है और कहती है, क्यों री मेरी बहानेबाज गरीब बहू, क्या सचमुच बुखार है तुझे? माँ जी, सचमुच बहुत तेज बुखार है। तो ये ले बुखार की गोली, इसे खा और काम पर लग जा। अरे बुखार कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना है जो काम छोड़कर बैठ जाएगी। पर माँ जी, ये भी तो बहुएं हैं, क्या ये खाना नहीं बना सकती?
नहीं बना सकती? नौकरानी बनकर रह। बहू बनने की कोशिश की तो चुटिया पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? हाँ। यह सुनकर बेचारी गरीब आरती की जबान पर ताला लगकर रह जाता है और वह बुखार में कराहते हुए रसोई में खाना बनाने लगती है। मगर बुखार सहन नहीं होता तो अचानक ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सोहन की नजर उस पर पड़ती है और वह आरती को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। इन्हें बहुत तेज बुखार है, दवा दे दी है, कुछ देर में होश आ जाएगा। कोई खतरे वाली बात तो नहीं डॉक्टर साहब? जी नहीं। आरती के ठीक होने पर सोहन घर छोड़ने का फैसला करता है। वह अपनी माँ शारदा और अपनी अमीर भाभीयों से कहता है, अब मैं आरती पर और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आरती को साथ लेकर आज ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। पर इसे रखेगा कहाँ और खिलाएगा क्या? जाएगा कहाँ मम्मी जी? भूखा मरेगा तो यहीं लौट आएगा। हाँ। शौक से जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। सोहन आरती के न चाहते हुए भी उसे लेकर अलग रहने लगता है। वह एक किराए के मकान में बसेरा डाल लेता है और अपने एक दोस्त से पैसा उधार लेकर अपना छोटा सा काम शुरू कर देता है। मगर आरती यह देख चिंता में पड़ जाती है और पूछती है, सुनो जी, आप यह सब कर्ज लेकर कर रहे हैं, अगर काम ना चला तो क्या होगा? काम चलेगा आरती, मुझ पर भरोसा रखो। मैं बहुत जल्द तुम्हें नया घर खरीद के दे दूंगा। उधर आरती के घर छोड़ते ही शारदा की दोनों अमीर बहुएं रंग बदल जाती हैं। बहू, अब आरती तो चली गई, फिर घर का काम कौन करेगा? करेगा कौन मम्मी जी? आप करेंगी। आपके होते हम नौकरानी का खर्चा क्यों उठाएं? यह सुनकर शारदा पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। अब वह अपनी अमीर बहुओं की नौकरानी बन जाती है। घर के सभी काम वही करती है और शाम तक काम करते करते उसकी कमर जवाब दे जाती है। अब शारदा को अपनी गरीब बहू की बहुत याद आती है। इन अमीर बहुओं से तो मेरी गरीब बहू लाख दर्जे अच्छी थी, कभी काम को हाथ लगाने तक न देती थी। मैंने ही उस बेचारी की कदर ना की। उधर सोहन अपनी पूरी मेहनत से काम करता है और कुछ ही महीनों में उसका काम अच्छा चलने लगता है। उसके पास खूब पैसा आता है और वह अपने लिए एक शानदार घर खरीद लेता है। नया घर पाकर आरती बहुत खुश होती है। आरती, बताओ हमारा नया घर कैसा है? घर तो बहुत सुंदर है जी, पर क्या आरती? पर मुझे तो माँ जी की चिंता हो रही है। पता नहीं माँ जी कैसी होंगी। देखो आरती, मेरा मन तो उस घर में जाने को करता नहीं है, पर तुम चलना चाहती हो तो मैं मना नहीं करता। चलो हो आते हैं। सोहन और आरती घर जाते हैं तो शारदा को नौकरानी की तरह काम करते देख हैरान रह जाते हैं। माँ जी, आप यह सब काम क्यों कर रही हैं? यह सुनकर शारदा रोने लगती है और अपनी सारी सच्चाई बताती है। उसकी सच्चाई सुनकर सोहन और आरती दोनों को रेखा और पूजा पर बहुत गुस्सा आता है और सोहन शारदा से कहता है, माँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। माँ, आप हमारे घर चलिए, हम आपको कोई काम नहीं करने देंगे। हाँ हाँ, चलो बहू, तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरी लायक बहू हो। मुझे इन अमीर घमंडी बहुओं के पास नहीं रहना। यह कहकर शारदा सोहन और आरती के साथ चली जाती है और रेखा और पूजा अपनी करनी पर पछताती रह जाती हैं।